नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं पाथ डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हर एक डिटेल सिंपलेस्ट तरीके से शेयर करूंगा ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। पाथ डिफरेंस से शुरू करते हैं। देखिए, पाथ डिफरेंस का मतलब है इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू वेव्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेज टू अ कॉमन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से जो सोर्स है वहां से लेकर के जो किसी कॉमन पॉइंट पे दोनों वेव्स जाके मीट करेंगे, तो इन दोनों जो रास्ता ट्रेवल करेंगे, पाथ एक्चुअली ट्रेवल करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ टू वेव्स, सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच में कोई भी डिफरेंस। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स यूज करने वाले हैं। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेस, ये ऐसे लाइट सोर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर वेव्स बनाते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, इनके क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के साथ सिंक में होंगे। मतलब अगर दो कोहेरेंट सोर्स लिए, एक में से वेव निकली, दूसरे से वेव निकली, तो जो पहला सोर्स ऑफ लाइट है वहां से जो वेव निकली उसका क्रेस्ट और ट्रफ, और जो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है उसका क्रेस्ट और ट्रफ, ये एक दूसरे के साथ सिंक में रहेंगे। इनकी जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एकदम सेम रहेगी, और जो फेज डिफरेंस है वो या तो नहीं होता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ध्यान रखना, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं दे सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंसी, वही मैं आगे समझा रहा हूं। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। पहला कंडीशन है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सोर्स ऑफ लाइट सेम होनी चाहिए। वहां से अगर दो सोर्स ऑफ लाइट बना दिया जाए, मतलब ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट रखी, इसके बाद दो सोर्स ऑफ लाइट यहीं से बना दिया जाए, उनको जो लाइट मिल रही है वो सिंगल सोर्स से मिलेगी, तो ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट हमारे कोहेरेंट होंगे। दूसरा पॉइंट, टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। मतलब दोनों सोर्स सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट एमिट करे तभी वो दोनों कोहेरेंट होंगे। अगर वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल नहीं है, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होंगे। तीसरा, दोनों सोर्स से आने वाली लाइट वेव्स का पाथ डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा, इसमें क्या होता है, दोनों सोर्सेज बहुत पास होने चाहिए, यानी उनका पाथ डिफरेंस भी कम होगा। मतलब सोर्स से लेकर के, जहां से वेव निकली है वहां से लेकर के जिस पॉइंट पे वेव जाके मिलने वाली है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों वेव्स का, वो लगभग सेम होना चाहिए, बहुत कम पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक समझते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करें, एक साथ मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बनाएं। रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो पेरेंट वेव के एम्पलीट्यूड से कम या ज्यादा हो सकता है। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये तब होता है जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से, और पहले वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इंपोज करे। इसके कारण जो रिजल्टेंट वेव होती है ना, उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, रिजल्टेंट वेव विल बी ब्राइटर इन केस ऑफ लाइट। अगर लाइट वेव है ना, रिजल्टेंट वेव मतलब अगर लाइट वेव की बात करें, दो तरह की वेव यहां पे बढ़ सकते हैं, या तो लाइट या साउंड। अगर लाइट वेव है तो जो इनका जो रिजल्टेंट वेव है वो ब्राइटर होगी, बहुत ज्यादा रोशनी होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर साउंड वेव है तो इसका सिग्नल बहुत ज्यादा होगा। भाई दिख रहा है, दो वेव मिल गई तो उनका जो आउटकम होगा वो ज्यादा ही होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो दूसरा हमारा इंटरफेरेंस का टाइप है, ये तब होता है जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से, और उस पहले वेव का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ सुपरइंपोज करे। इसके कारण रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों वेव के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा, वो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेव वो जीरो हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव विल बी डिमर स्पॉट, मतलब जो स्पॉट है वो थोड़ा डिम होगा, ब्राइट नहीं होगा, डिम होगा, लाइट कम आएगी अगर लाइट है। और अगर ये साउंड वेव थी तो वो अब उसका साउंड कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव का कम हो जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप्स के इंटरफेरेंस थे। अब इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो हम आगे एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। पहली कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो जो लाइट के सोर्स है वो दोनों कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब जो सोर्स ऑफ वेव्स है दे शुड बी कोहेरेंट, मतलब दोनों सोर्सेज की वेव का फेज डिफरेंट कांस्टेंट होना चाहिए, और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मतलब n लैम्डा होना चाहिए, ये आगे डिस्कस करेंगे। इट शुड बी एन इंटीजर, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, ऑड मल्टीपल का हाफ, मतलब 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये दोनों एक्सप्रेशन आगे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पर निकालेंगे, ये कंडीशन है। और तीसरा एक और पॉइंट है, मीडियम सेम होना चाहिए।
इंटरफेरेंस के लिए वेव नीड टू ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम टू इंटरेक्ट कंसिस्टेंटली। ये 3 कंडीशन थी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे और ये बहुत आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आएगा और समझ भी आएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, थॉमस यंग का एक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1801 में 1801 में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि जो लाइट है ना, लाइट का वेव नेचर भी होता है। मतलब लाइट वेव की तरह भी प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है, खाली पार्टिकल नहीं। डुअल नेचर हमने पढ़ा था ना, ये वही कॉन्सेप्ट है। और इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। 2 स्लिट यूज की थी। इस एक्सपेरिमेंट से हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। इसका सेटअप समझते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट जब किया था, सबसे पहले यंग ने इस एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज किया, जैसे लेजर या हैलोजन बल्ब मान लीजिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब इस लाइट की सिर्फ एक ही वेवलेंथ याद रखना। उसके बाद यंग ने इस लाइट को एक नैरो स्लिट से पास किया, जिसकी वजह से लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में जाएगी। मोनोक्रोमेटिक आपका सिंगल डायरेक्शन में मिल गई। उसके बाद उसने एक बैरियर लिया, मतलब एक सिंगल शीट मान लीजिए एग्जांपल समझाने के लिए, जिसमें 2 होल्स थे। जिन्होंने ये जो 2 स्लिट का मतलब ये जो 2 होल्स थे ना, इन्होंने 2 स्लिट्स का काम कर दिया। ये दोनों होल्स एक दूसरे के बहुत पास थे। स्लिट मतलब एक छेद हो उसमें छोटा सा, ठीक है। अब जब एक ही मेन सोर्स से लाइट इन दोनों स्लिट्स पर पड़ी, तो ये दोनों स्लिट्स फ्रेश कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन गए। मतलब वेवलेट्स आ गए वहां पे, है ना, वेव फ्रंट की फॉर्म में वहां पे वेव ट्रेवल करेगी। उसके बाद उन्होंने एक स्क्रीन ली, सामने एक स्क्रीन रखी गई थी, जिस पर इन दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट वेव ट्रेवल कर रही है तो एक दूसरे के साथ मीट करते हुए फॉल करनी शुरू हो गई और वहां से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके प्रोसेस और इंटरफेरेंस पैटर्न को समझते हैं। देखिए, हाइजीन का जो प्रिंसिपल था वो क्या कहता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह काम करती है, शेयर करती है। तो मान लो एस हमारा यहां पे एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट था। इसमें सॉलिड आर्क किसी भी वेव के क्रेस्ट को, और ये जो डॉट है, या इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देंगे, दूसरे कलर में डाल देंगे, तो ये किसी भी वेव के ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, इसके सामने हमारी स्लाइड्स हैं, इनको मान लो P और Q, ये 2 स्लिट होने वाली है हमारी, स्लिट जिसे हम बोलेंगे। अब ये जो P और Q स्लिट्स हैं, ये एक सेकेंडरी वेवलेट बन गया। P एक हो गया और Q दूसरा हो गया। मतलब P और Q से नई वेव निकलेंगी जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट या ना के बराबर सेम रहेगा। अब ये वेव सुपर इंपोज करेंगी जो P और Q से निकलेंगे आगे और आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पर फॉल करेगा और उसका ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल करेगा, तब लाइट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा गया और इसे एक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पर फॉल करेगा और उसका ट्रफ दूसरी वेव के क्रेस्ट पर फॉल करेगा, मतलब पहले वाले का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट पर फॉल करेगा, तब लाइट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, ऑपोजिट हो गया, इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा गया है और इसे क्रॉस रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव होगा उसको हम बोलेंगे वहां पे, क्योंकि ब्राइट लाइट होगी तो उसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। फ्रिंज, ये जो एक सेक्शन, मतलब जितने में लाइट पड़ेगी ना, एक स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, उसको बोलेंगे फ्रिंज। तो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज। और जहां पे लाइट का डिस्ट्रक्टिव हो रहा है उसको बोल देंगे डार्क फ्रिंज, क्योंकि वहां पे डार्क स्पॉट होगा। तो हमें ये ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल होगी और इसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो हमेशा ब्राइट मिलेगा, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये था एक्सपेरिमेंट। फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए, 2 वेव्स हैं, उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट देम बी रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5 मान लिया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, where A and B are the amplitudes of these 2 waves, coherent sources हैं। Now, according to superimposition principle क्या कहता है भाई, जो नेट रिजल्टेंट है y वो क्या होगा, इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों का सम। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इक्वल्स टू, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रादर, नॉट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, राइट। नाउ सो ये क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट कर दो y1 y2 की, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये जरा फॉर्मूले को ओपन कर लो, ठीक है, मतलब फॉर्मूले ओपन कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos 5 प्लस b cos ओमेगा t sin 5, sin a प्लस b वाला। ठीक है,
ना y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाइव। ना अज्यूम कर लो लेट ए प्लस बी कॉस फाइव इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको आर कॉस थीटा मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे ए प्लस बी कॉस फाइव को, और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा अज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, आगे यूज करने वाले हैं। तो यहां पे y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा, और y इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहां से y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। ना स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 जो भी है 1 और 2 मैंने माने थे उनको स्क्वायर करो दोनों साइड में और ऐड कर दो, तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. Now we know intensity of a wave is directly proportional to the square of its amplitude. मतलब किसी वेव का जो इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट करते हैं वो उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एज्यूम कर लो I1 मान लिया जो हमारी फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी है, सो I1 क्या हो जाएगा k a स्क्वायर हो जाएगा, ए उसका मान लिया एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का, और I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव हो जाएगी के बी स्क्वायर यहां से, और आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू आर स्क्वायर, रिजल्टेंट वेव को एम्पलीट्यूड आर मान लिया, सो आई आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ये जो आर था उससे निकाल दिया। यहां से देखो दोनों साइड पे आप देंगे तो आई आर इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव हो जाएगी, है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव चाहिए इंटेंसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, मतलब ब्राइट होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब ये ब्राइट कब होगा इक्वेशन 3 में जब cos फाइव मैक्सिमम होगा तो आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, cos फाइव शुड बी मैक्सिमम मतलब +1 होना चाहिए, मींस फाइव की वैल्यू कब होगी +1, cos थीटा +1 कब होता है जब cos 0 cos 2 पाई है ना, cos 360 पे या cos 4 पाई एटसेट्रा, तो यहां से 0 2 पाई 4 पाई से मिल रहा है कि जो फाइव की वैल्यू है जिसे फेज डिफरेंस कहेंगे दैट शुड बी 2n पाई, एन इंटीजर मान लिया, एन की वैल्यू 0 1 2, ये हो गया फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव के लिए। यहां से पाथ डिफरेंस निकालते हैं। नाउ इफ फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस, मतलब 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए लैम्डा को पाथ डिफरेंस मान लिया, मतलब अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है ना दो वेव्स के बीच में, तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा मान लिया, तो यहां से अगर फेज डिफरेंस 1 होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब फेज डिफरेंस फाइव हमारा आया, ऊपर फाइव इक्वल टू 2n पाई है ना, तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, सो फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ फाइव पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, लेट इट बी इक्वल टू x, इसको x मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 5 दैट इज 2n पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, ठीक है। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू केवल n लैम्डा बचेगा। ये हो गया पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, फेज डिफरेंस हो गया 2n पाई और पाथ डिफरेंस x इक्वल टू n लैम्डा, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना, क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। आगे बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि डार्क चाहिए हमें, वहां पे डार्क एकदम अंधेरा चाहिए, डार्क स्पॉट चाहिए, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा डिस्ट्रक्टिव, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। cos फाइव मिनिमम कब होगा जब -1 होगा, क्योंकि ये I की वैल्यू मिनिमम चाहिए ना, पिछली इक्वेशन जो हमने 3 यूज की थी, तो cos फाइव शुड बी मिनिमम -1। नाउ तो फाइव कब होता है -1, cos फाइव कब होता है -1, cos थीटा -1 कब होगा जब ये हो पाई 180 हो या 3 पाई या 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स में हो पाई का, ठीक है। सो फाइव जिसको फेज डिफरेंस हम मान रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n-1 इंटू पाई, सो फाइव फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n-1 पाई, और n की वैल्यू यहां पे 1 2 से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना देखो 0 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि 0 मतलब सेंट्रल फ्रिंज, और सेंट्रल फ्रिंज हमारा क्या था ब्राइट था, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव को मिनिमा बोलते हैं और उसको मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, यहां पे आई होप आपको समझ आएगा। अब इसमें पाथ डिफरेंस हो समझ लो, अगेन जैसे जब 2 पाई फेज डिफरेंस है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस था, तो फेज डिफरेंस 1 होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब फेज डिफरेंस अगर 2n-1 है, 2n-1 पाई है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई 5, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 की वैल्यू 2n-1 पाई, यहां से ये पाई से पाई कट जाएगा, सो इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये हो गया पाथ डिफरेंस,
सो यहाँ पे आपका कंडीशंस मिल गई, आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मूला भी मिल गया है। आप लोग बहुत सपोर्ट करो यार मेरे इस चैनल को, थैंक यू सो मच, सबसे पहले दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ आपको, बहुत मज़ा आ रहा है। और हर वीडियो बनाने में ना एक नई ऊर्जा मिलती है जब आपके कमेंट्स और ये सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते जाते हैं और आपके लाइक्स देखता हूँ तो। बनाए रखिए अपना प्यार, आप लोगों के प्यार के रूप में वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को कुछ हेल्प ले सके इस वीडियो से। एंड यस, मेरी हेल्प तो आप लोग कर ही रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।